एक आशावादी व्यक्ति है। अपने मस्तिष्क को कुछ अवधि तक अच्छे, स्वच्छ व सख्त सूचना की खुराक देते रहने से आप भी इस कहानी के व्यक्ति की तरह एक नज़रिया विकसित कर सकते हैं। तीव्र बाढ़ की गिरफ्त में आ जाने पर वह अपने घर की छत पर चढ़ गया था। उसके पड़ोसियों में से एक तैरता हुआ उसके घर की छत तक आया। ऐसे बुरे हालात की स्थिति में उसने ठिठोली की, जॉन, यह बाढ़ बहुत भयानक है ना? जॉन ने जवाब दिया, नहीं, यह इतनी बुरी नहीं है। कुछ विस्मित होकर पड़ोसी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यह इतनी बुरी नहीं है। क्यों, देखो, वह तुम्हारा मुर्गियों का बाड़ा बहता हुआ जा रहा है। जॉन ने सरलता से कहा, हाँ, मुझे मालूम है, परंतु 6 महीने पहले मैंने बत्तख पालनी शुरू कर दी थी, और वो देखो, वो वहाँ पर हैं। उनमें से हर कोई तैर रही है। सब ठीक हो जाएगा। परंतु जॉन, यह पानी तुम्हारी फसलों को नष्ट कर देगा। पड़ोसी अपनी रट पर लगा रहा। अभी भी बिना उत्साहित हुए जॉन ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी फसलें तो पहले ही नष्ट हो चुकी थी, और पिछले ही हफ्ते काउंटी एजेंट ने मुझे बताया था कि मेरी भूमि को वाकई पानी की जरूरत थी, इसलिए इसने वह समस्या हल कर दी। निराशावादी ने अपने उस प्रसन्नचित्त मित्र के साथ एक और कोशिश की। उसने कहा, लेकिन जॉन, देखो, पानी अभी भी चढ़ रहा है। यह तुम्हारी खिड़कियों तक आने वाला है। आशावादी मित्र ने हंसते हुए कहा, दोस्त, मैं ऐसी ही आशा करता हूँ। वो बहुत गंदी हो रही थी और उन्हें धुलाई की सख्त जरूरत थी। ठीक, यह एक मजाक है, परंतु जैसे कि अक्सर होता है, प्रयास में ज़्यादा सच होता है। यह स्पष्ट है कि हमारे नायक ने स्थिति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया करने का निश्चय कर लिया था। आखिरकार शब्दकोश कहता है कि नजरिया किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल्पित शारीरिक मुद्रा या स्थिति है। कुछ समय के बाद आप अपने मस्तिष्क को इतना अभ्यस्त कर सकते हैं कि आप जीवन में नकारात्मक स्थितियों का सामना करने के प्रति सहज रूप से स्वतः सकारात्मक प्रतिक्रिया करने लगते हैं। इस ढंग को पाने और इसमें बने रहने के लिए आपको अपने दिमाग को बहुत सी अच्छे, स्वच्छ, सशक्त, प्रेरक संदेशों की खुराक देनी होती है, और फिर लगातार यह खुराक देते रहना होता है। मैंने इस पुस्तक शिखर पर मिलेंगे के शुरू में कहा था कि यह पुराने कूड़ा करकट को पूरी तरह से दफना सकते हैं। याद कीजिए, कूड़े करकट के ढेर पर बना शॉपिंग सेंटर। परंतु हो सकता है जब आप रेडियो या टीवी चलाए, समाचार पत्र पर एक नज़र डालें, किसी नकारात्मक व्यक्ति से बात करें, या पास से गुजरते हुए लोगों की वार्तालाप आपके कान में पड़ जाए, किसी दूसरे ने आपके स्वच्छ सकारात्मक मस्तिष्क में कुछ ताज़ा कूड़ा करकट डाल दिया हो, अब आप क्या करेंगे? उत्तर बिल्कुल वही जिसके बारे में हम पिछले 2 अध्याय में बात करते आ रहे हैं। अपने दिमाग को बिस्तर से उठने, सकारात्मक संकेतों की पहचान करने, जैसे कि गो लाइट्स आदि, तथा अपने गायरोस्कोप को निर्धारित करने पर पूर्ण अभ्यस्त करें लें। फिर आप इस पाठ की प्रक्रिया अपने दिमाग को खुराक देने का नियमित रूप से पालन करें। 3 प्रकार की प्रेरणा। पहली वह प्रेरणा है जो कहती है, यदि आप रात 11 बजे तक वापस नहीं आए तो यह इस महीने की आपके बाहर जाने की आखिरी रात होगी। अथवा यदि आपने बिक्री नहीं बढ़ाई तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए भय प्रेरणा काम करती है, परंतु अधिकतर लोगों के साथ यह काम नहीं करती, क्योंकि इससे रोष उत्पन्न होता है। रोष यानी क्रोध, जो विद्रोह की ओर ले जाता है। भय प्रेरणा इस टेक्सास कहानी जैसे ही हो सकती है। टेक्सास के एक अमीर व्यक्ति ने एक रात बहुत विशाल दावत दी और दर्जनों लोगों को आमंत्रित किया, जिनमें विशेष ध्यान विवाह योग्य आयु के नौजवानों पर दिया गया था। जैसे ही शाम चढ़ने लगी तो मेज़बान ने हर किसी को पुल के पास इकट्ठा होने के लिए कहा, जिसमें उसने पानी के साथ चमड़े के समतल जूते व मगरमच्छ चुपके से सावधानीपूर्वक छिपाए हुए थे। उसने मेहमानों को पुल की पूरी लंबाई तैरने की चुनौती दी और 3 काफ़ी बड़े पुरस्कार में से किसी एक को चुनने का प्रस्ताव दिया। $1 मिलियन नकद, अपनी मनपसंद की 1000 एकड़ जमीन, या शादी में उसकी लड़की का हाथ।
उसके मुंह से शब्द अभी तक निकल ही पाए थे कि पुल की दूसरी तरफ से बहुत जोर की आवाज़ हुई और उसके बाद पानी के ऊंचे छींटे उछले एवं लगभग तभी एक नौजवान लड़का पुल की दूसरी तरफ से प्रकट हुआ जिसने अभी अभी कभी ना टूटने वाला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। मेज़बान ने उत्साहपूर्वक उस नौजवान को बधाई दी और फिर अपने वायदे के अनुसार उसने उस विजयी नौजवान से उसकी पसंद पूछी। क्या तुम्हें $1 मिलियन चाहिए? नौजवान ने सिर हिलाकर मना कर दिया। 1,000 एकड़ जमीन? फिर नहीं। फिर क्या मेरी लड़की से शादी? जब नौजवान ने फिर से ना कहा तो मेज़बान ने कुछ अचंभे में पूछा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? नौजवान ने जल्दी से जवाब दिया, मैं उस आदमी का नाम जानना चाहता हूँ जिसने मुझे पुल में धक्का दिया था। दूसरी प्रेरणा प्रोत्साहन या गाजर प्रेरणा है जो साधारण रूप से कार्य संपत्ति के लिए पुरस्कृत करना है। यह कहती है यदि आप कंपनी में अपने परिणामों में सबसे आगे रहते हैं तो आप पुरस्कार में हवाई का एक दौरा जीत जाएंगे। यदि आप अपने लाभ का प्रतिशत 3 अंक से बढ़ा देंगे तो आपको अपने विभाग में एक पदोन्नति मिलेगी। अगर आप ठीक से काम करते हैं तो आपको स्थायी रूप से काम सौंप दिया जाएगा। यह परिणाम मुक्त उद्यम व्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक लोगों पर कारगर होती है। आपने संभवतः गाड़ी खींचते हुए गधे की तस्वीर देखी होगी। इस तस्वीर में गधे के सामने गाजर झूल रही होती है। जब गधा गाजर की ओर बढ़ता है तो वह गाड़ी खींचता है। इस प्रेरणा को काम करने के लिए कुछ बातों का होना जरूरी है। गाड़ी काफ़ी हल्की होनी चाहिए, गाजर को थामने वाली छड़ी काफ़ी छोटी होनी चाहिए और गाजर गधे से काम कराने के लिए काफ़ी ललचाने वाली होनी चाहिए। अनुभव से हमें पता चलता है कि हमें गधे को कभी कभार गाजर के को दांतों से काट लेने देना चाहिए ताकि वह हतोत्साहित ना होने पाए, अन्यथा वह महसूस करने लगेगा कि वह एक व्यर्थी की कसरत में लगा हुआ है और गाजर के लिए कोशिश करना छोड़ देगा। जब गधा गाजर को दांतों से काट लेता है तो वह अपनी शारीरिक भूख को संतुष्ट करता है। जब वह भूखा ना हो तो कुछ ताल मतोल बिठाने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर गधे को कार्य के लिए प्रेरित करना है तो छड़ी छोटी कर देनी चाहिए, गाजर मीठी कर देनी चाहिए और वजन हल्का कर देना चाहिए। अतः यह प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां पर यह अव्यवहारिक हो जाती है। पुरस्कार या प्रोत्साहन इतने ऊंचे हो जाते हैं कि लाभ तस्वीर से हट जाता है और कार्यक्रम गड़गड़ाहट करते हुए रुक जाता है। कई बार प्रतिभागी एक आराम सुविधा के क्षेत्र में पहुंच जाता है और उसे और अधिक आराम या गाजरों की जरूरत नहीं रहती। अब आप क्या करेंगे? उसकी प्यास जगाओ। उत्तर सरल है, गधे को रेस के घोड़े में बदल दीजिए और उसमें दौड़ की चाह पैदा कर दीजिए। तीसरी तरह की प्रेरणा लागू कीजिए, आंतरिक प्रेरणा। यह पुरस्कार आपके साथ वही करने में मदद कर रही है। पुरानी कहावत सच है, आप किसी घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं परंतु आप उसे पानी नहीं पिला सकते। परंतु अगर आप उसे काफ़ी देर तक नमक का ठेला चाटने दें तो उसे प्यास लगेगी और वह पानी पीना चाहेगा। मेरी स्वाभाविक आशावादिता मुझे यह विश्वास दिलाती है कि यह पुस्तक आपका नमक का एक ढेला है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक डेविड मैकक्लेलैंड के मार्गदर्शन में एक 25 वर्ष के गहन अध्ययन से यह बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती है कि आप अपने बारे में वे अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने का ढंग बदल कर प्रेरणा को बदल सकते हैं। यह पुस्तक इसी सब के बारे में है। मैं सहमत हूँ कि पहले ही हासिल किए जा चुके परिणामों के कारण इस पुस्तक में सूचना व अनुपालन करने की प्रक्रिया से आप अपने आप को वह अपनी परिस्थितियों को देखने के ढंग को बदल पाएंगे। बेहतरी के लिए मैं जोड़ सकता हूँ, जिसका अर्थ है कि आपके कार्य संपादन में सुधार आ जाएगा। मेरी बौद्धिक सहयोगी और मैं अक्सर अपने बुल सत्रों में प्रेरणा पर परिचर्चा करते हैं। वे अपने इस विचार पर लगभग एक मत हैं कि सारी प्रेरणा व सब प्रेरणा है और कोई भी अन्य किसी को प्रेरित नहीं कर सकता, तथा वे इसे सिद्ध करते हैं और इस पर लंबे चौड़े सिद्धांत बनाते हैं। मेरा मनपसंद जवाब यह समरूपता होती है। रविवार को दोपहर बाद मेरा आराम करने का मनपसंद तरीका अपने घर में आग जलाकर एक आग से इसे जलते हुए देखना और दूसरी आग से
बाहर मवेशी चराने वाले लड़के को देखना है। कभी कभार जब मवेशी चराने वाले लड़के काफ़ी आगे निकल जाते हैं तो मैं हल्की सी झपकी ले लेता हूँ। सामान्यतः जब मेरी आँख खुलती है तो आग की लपटें मर चुकी होती हैं और लट्ठे सुलग रहे होते हैं। मैं उठकर अपनी आग कुरेदने पकड़ता हूँ और लट्ठों को उल्टा पलटता हूँ। लगभग तुरंत ही लपटें उठने लगती हैं और मुझे दोबारा सुंदर लपट देती हुई आग मिल जाती है। मैंने आग में और लकड़ियाँ नहीं डाली। मैंने जो कुछ वहाँ पर था केवल उसे हिला दिया और थोड़ी सी गतिविधि उभार दी जो आंतरिक ऑक्सीजन ले आई जिसने आग को धक्का दिया। यह सूचना आपके उस हिस्से को हिलाने के लिए तैयार की गई है जो हो सकता है इस वक्त आग की तरह सुलग रहा हो। आप इस सूचना का अधिकांश भाग सुन चुके हैं, परंतु इस बात की संभावना काफ़ी है कि असल में आपने इसे ना तो देखा है ना सुना है, क्योंकि आप कुछ करके अधिकतम परिणाम पाने के लिए सूचना का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सुनने, पढ़ने व सीखने में अंतर होता है। मैं इसको इतनी पूर्णता से सीखने के बारे में बात कर रहा हूँ कि यह आपका वैसे ही एक हिस्सा बन जाए जैसे कि आपके हाथ और बाजू। मैं इसको इतनी अच्छी तरह से सीख लेने के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसे आप चेतन मन से जान लें और आप चेतन मन से महसूस कर लें ताकि आप जीवन की नकारात्मक घटना के प्रति सहजता से एवं स्वतः ही सकारात्मक प्रतिक्रिया करने लगें। जब नज़रिए पर काबू पाना है, और ये अगली 3 मिसालें सिद्ध करती हैं कि यह उद्देश्य चाहने योग्य और पहुंचने योग्य है तथा बाहरी कुरेदनी या चेतनावर्धक वस्तु से इसे हिलाया या झकझोरा जा सकता है। आप बदल सकते हैं अथवा बदले जा सकते हैं। कई वर्षों पहले जूस्ट एवं मिर्लो MD ने दी रैप ऑफ माइंड नामक पुस्तक लिखी। अपनी पुस्तक में लेखक ने बताया कि कोरियाई युद्ध में क्यों कुछ बंदियों ने अपने सिद्धांत बदल लिए। अमेरिका को अस्वीकृति कर दिया गया और उत्तरी कोरिया में रुक गए। साथ ही अन्य अल्पसंख्यक लोग क्यों कर इतने कटु हो गए व दुविधा में पड़ गए कि उनके अपने प्रति व मुक्त उद्यम व्यवस्था के प्रति मूल्य बहुत हद तक अस्वीकृत हो गए। मिर्लो बताता है कि युवा GI कैदी को 2 निपुण साम्यवादी विचार बदलने वाले के द्वारा 10 से 12 घंटे तक विचार बदलने की प्रक्रिया से गुजारा जाता था और उसके बाद दूसरी तथा तीसरी टीम के द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इस 24 से 36 घंटों की कड़ी आजमाइश के दौरान युवा GI को पूरी तरह से कम्युनिस्ट कूड़ा करकट की खुराक दी जाती थी। उसके मस्तिष्क को सच, आधा सच और अशोभनीय झूठ के मिश्रण से तृप्त किया जाता था। 24 से 36 घंटे के इस उपचार के बाद बिना सोए व बिना कुछ खाए युवा GI शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एवं भावनात्मक रूप से थक चुका होता था। इस तरह की कई सत्यों के बाद युवा GI साथ छोड़ देता था और चीखने लगता था, ठीक है, मैं इसे करूँगा, मैं इसे मानूंगा, बस मुझे थोड़ा सा सो जाने दो। वास्तव में उसके नास्तिक पीड़ा देने वाले की जरा सी भी नीयत इस समय उसे सो जाने देने की नहीं होती थी। वो कूड़ा करकट अंदर डालना चालू रखते थे। ये युवा अपने कैद करने वालों के सम्मुख निसहाय थे। सिर्फ अपवाद, जैसे कि मिर्लो ने बताए वही थे जिनके पास ब्रेन वॉशिंग का विरोध करने के लिए धार्मिक दृढ़ विश्वास व ईश्वर की मदद मौजूद थी। बाइबल के ईसाइयाँ 40:31 का कारण बताती हैं, लेकिन वे जो भरोसा करते हैं कि ईश्वर उनकी शक्ति को नया जीवन देगा, वे बाज की भांति पंख लगाकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे तथा बेहोश नहीं होंगे। हिब्रू भाषा में रेन्यू शब्द चलाफ है, जिसका अर्थ है बदलना। जब आप ईश्वर की सेवा करते हैं तो आप अपनी शक्ति को उसकी शक्ति से बदल लेते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली वह सबसे अच्छी अदला बदली है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, परंतु ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो आप व ईश्वर मिलकर नहीं कर सकते। स्पष्टता, जब मैंने
इन नौजवानों को अपने देश के विरुद्ध हो जाने के बारे में सुना था तो मैं आतंकवादी हुआ था। मिर्ले की पुस्तक पढ़ने के बाद मैं सहमत हो गया कि वे अपनी सोच को बदलने से रोकने के मामले में असहाय थे, जैसे कि वे किसी टैंक को अपने नंगे हाथों से रोक रहे होते। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अधिकांश मामलों में इन नौजवानों ने शुरू में इस हमले का विरोध किया था, परंतु फिर भी उस विचारधारा के शिकार हो गए जो उनके दिमाग में जबरदस्ती डाली गई थी। अब इस बारे में जरा सोचिए, वे अपनी इच्छाओं के विरुद्ध झूठ व विनाश के सिद्धांतों के शिकार हो गए। क्या आपको यह बात सार्थक लगती है कि अगर आप नियमित रूप से चाहकर अपने दिमाग को अच्छे, स्वच्छ व सेहत सूचना व प्रेरणा के संदेशों की खुराक दें तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। अगली कहानी इस दृष्टिकोण का एक सशक्त उदाहरण है। उस संगीत को बाहर निकालिए। शिनची सुजुकी एक असामान्य जापानी वैज्ञानिक है। वह जो करता है उसे बहुत से लोग हमारे समय का एक चमत्कार मानते हैं। वह कुछ ही सप्ताह पहले जन्मे बच्चे को लेकर उनके बिस्तर के पास रिकॉर्ड किया हुआ सुमधुर संगीत बजाना शुरू कर देता है। वह उसी धुन को कई बार बजाता है और लगभग 30 दिनों बाद वह दूसरी रिकॉर्डिंग के साथ यही प्रक्रिया दोहराता है। वह इस प्रक्रिया को तब तक चालू रखता है जब तक कि बच्चा लगभग 2 वर्ष का ना हो जाए। उस समय वह बच्चे की माँ के लिए लगभग 3 माह का संगीत का पाठ शुरू करता है और उस 2 वर्ष के बच्चे को उस प्रक्रिया का प्रियवश बना देता है। फिर वह एक बहुत छोटे आकार का वायलिन बच्चे के हाथ में थमा देता है, जो वायलिन की कमान चलाना सीखते हुए उस वाद्य यंत्र का एहसास करना शुरू कर देता है। पहला पाठ 2 या 3 मिनट का होता है। वहाँ से वे आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे तक पहुँच जाता है, जब तक बच्चा बड़ा होकर यह जान पाए कि वायलिन बजाना मुश्किल माना जाता है। वह उसमें निपुण हो चुका होता है और इस प्रक्रिया में आनंद ले रहा होता है। हाल ही में प्रोफेसर सुजुकी ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें ऐसे लगभग 1500 जापानी बच्चों ने भाग लिया। बच्चों की औसत आयु लगभग 7 वर्ष की थी और उन्होंने उच्च कोटि का चोपिन, बीथोवन व विल्हाइड आदि बजाए। महत्वपूर्ण यह है कि सुजुकी इस बात पर बल देता है कि इन बच्चों में कोई प्राकृतिक संगीत की प्रतिभा नहीं थी। तथापि उसका मानना है कि हर बच्चे में प्रतिभा होती है जिससे उन्हें उन्हीं प्रक्रिया को अपनाकर विकसित किया जा सकता है जिनका प्रयोग हम बच्चों को बोलना सिखाने में करते हैं। बच्चों के चारों ओर बड़े लोग होते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं, इसलिए पहला कदम है प्रकटीकरण। दूसरा, बच्चा बोलने की कोशिश करता है जो नकल करना होता है। दोस्त व रिश्तेदार बच्चे की शेखी बगाड़ते हैं जो प्रोत्साहन देता है और बच्चे को पुनः कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। यह दोहराने की क्रिया है। फिर बच्चा शब्दों को जोड़ना और उनसे वाक्य बनाना शुरू कर देता। यह प्रक्रिया परिष्कारक है। 3 या 4 वर्ष की आयु में बच्चे के पास काफ़ी बड़ा शब्दकोश हो जाता है और फिर भी वह एक शब्द नहीं पढ़ सकता। प्रोफेसर सुजुकी कहते हैं कि वस्तुतः कोई भी चीज़ इस विधि से सीखी जा सकती है। लगता है जैसे बहुत से लोगों के लिए ना करने की शिथिलता को उसने बस ख़त्म कर दिया है ना। शिखर पर मिलेंगे। मैं शुरू से अंत तक मैंने इस बात पर बल दिया है कि जीवन में आपको पारितोषिक आपके जन्म की अपेक्षा आपके व्यवहार के कारण अधिक मिलते हैं। साथ ही आपका व्यवहार आपके सहयोगियों से और जो भी चीज़ आप अपने दिमाग में डालते हैं या डालने देते हैं उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। अगली घटना इस बात पर बल देती है कि यह एक कौतूहल पैदा करने वाला एक तरीका है। क्या कोई हकला कर बोलना वाला नहीं है? कई वर्षों पहले अमेरिकी भारतीयों की 2 जनजातियों के साथ कार्य करते हुए एक वैज्ञानिक ने पाया कि पूरी तरह से भारतीय लोगों में से कोई भी हकलाता नहीं था। वैज्ञानिक होने के नाते उससे आश्चर्य हुआ कि क्या यह कोई संयोग था। भारतीयों
का विशेष गुण, उसकी रुचि और जिज्ञासा ने उसे अमेरिका के प्रत्येक भारतीय जनजाति के अध्ययन हेतु प्रेरित किया। उसे ऐसा एक भी भारतीय नहीं मिला जो अकलाता हो। अतः उसने उनकी भाषाओं का अध्ययन किया और खोज लिया कि कोई भी भारतीय अकलाता नहीं था। उनके यहाँ अकलाने के लिए कोई शब्द ही नहीं था, यहाँ तक कि स्थान पत्र शब्द भी नहीं था। जाहिर है, अगर हकलाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है तो किसी भारतीय के लिए हकलाना असंभव होगा। आप मुस्कुरा कर सोचते होंगे कि सूचना रोचक है, परंतु उससे क्या? आइए इससे एक कदम और आगे बढ़े। हम जानते हैं कि शब्द दिमाग में तस्वीरें बना देते हैं और दिमाग तस्वीरों में सोचता है। उदाहरण के लिए, अगर आप असफल, असमर्थ, झूठा या मूर्ख शब्द पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क आप द्वारा शब्दों के माध्यम से बनाई गई तस्वीरों को पूरा कर देता है। अब यदि हकलाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है तो दिमाग हकलाने के लिए किसी तस्वीर की कल्पना नहीं कर सकता। परिणाम, कोई हकलाहट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कागज कंपनी के पास उनके दावे का समर्थन करते हुए आंकड़ों के सबूत है कि किसी व्यक्ति का जितना बड़ा शब्द भंडार होगा उसकी आय उतनी ही अधिक होगी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप अपने शब्दकोश को बदलकर आप अपनी आय व आनंद को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। घृणा शब्द को लें और इसे अपने शब्दकोश से हटा दें। इसे ना देखें, ना सोचें, ना पढ़ें। इसके स्थान पर प्यार शब्द को लिखें, महसूस करें, देखें और उसी का सपना देखें। पूर्वाग्रह शब्द को ना देखें, ना सोचें, ना कहें। इसके स्थान पर समझना शब्द रखें। नकारात्मक शब्द लें और उसके स्थान पर सकारात्मक शब्द प्रतिस्थापित कर दें। स्पष्टता, हटाए जाने वाले और उनकी जगह रखे जाने वाले शब्दों की सूची एक तरह से अंतहीन हो सकती है। उसी तरह इससे होने वाला लाभ होगा, आपका मस्तिष्क आप उसे जो सिखाते हैं उस पर काम करता है। अपनी मानसिक खुराक को बदल दें और नकारात्मक इनपुट को ख़त्म कर दें। इससे आप पहले नकारात्मक आउटपुट को कम कर देंगे और फिर उसे एक तरह से ख़त्म कर देंगे। आप कब और क्या खाते हैं मानसिक रूप से? अब तक आप पूरी तरह से सहमत हो जाने चाहिए कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं वह आपके लिए और आपके भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जाहिर सा सवाल है, मैं अपने दिमाग को किस प्रकार खुराक दूं? मुझे मानसिक आहारों को खाने का समय कब मिलता है, जबकि मैं पहले ही सिर्फ बने रहने भर के लिए भागता रहता हूँ। मैं इसके जवाब में आपसे यह पूछता हूँ कि क्या आपने उस लकड़ी काटने वाले की कहानी सुनी है जिसका उत्पादन गिरता चला गया था क्योंकि उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए समय नहीं निकाला था? इसके बारे में सोचें। औसत आदमी हर साल $200 से भी अधिक धनराशि और जितना वह स्वीकार करेगा उससे अधिक समय अपने सिर के बाहरी हिस्से को सुसज्जित करने में शव, हेयर कट, लुक्स आदि खर्च करता है। कोई नहीं जानता कि औसत महिला इसी चीज़ को करने में कितना खर्च करती है। प्रश्न, क्या इस बात में कोई तुक नहीं दिखती कि कम से कम उतना समय व उतनी धनराशि तो सिर के अंदरूनी हिस्से को सुसज्जित करने में खर्च करें? मेरे अपने निर्णय के अनुसार आज हमारे पास सबसे बड़ा शैक्षणिक व प्रेरक उपकरण पोर्टेबल कैसेट प्लेयर है। मैं कैसेट शिक्षा और प्रेरणा को इतना अधिक मूल्य देता हूँ कि अगर मैं अपना कैसेट प्लेयर नहीं बदल सका तो इसका कारण है कि $5,000 भी उस कैसेट प्लेयर को नहीं खरीद सकते जो मेरे पास है। बहुत बड़ा वक्तव्य है, हाँ, परंतु उतना बड़ा और मददगार नहीं जितनी कि कैसेट शिक्षा और प्रेरणा हो सकती है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक भी ऐसे स्वनिर्मित करोड़पति को नहीं जानता जिसके पास यह ना हो और जो उसे प्रेरणा व शिक्षा के लिए उपयोग में ना लाता हो। उपलब्ध सामग्री उतनी ही असीमित है जितना कि उन्हें प्रयोग करने के लिए समय व स्थान। एक विनोद प्रिय, प्रेरक, शिक्षा संबंधी या धार्मिक संदेश घर के काम को गति देगा
और बहुत हद तक इसकी निरसता हटा देगा। आपको सेव करते हुए, कपड़े पहनते हुए अथवा सौंदर्य सामग्री लगाते हुए विचार और प्रेरणा मिल सकती है। प्रेरणा और शिक्षा पाकर आप अजीवित समय को, जिसे आप सामान्यतः ट्रैफिक से लड़ने में खर्च करते हैं, जीवित समय में बदल सकते हैं, जो आज के साम्प्रदायिक विश्व में आपको मानसिक व भावनात्मक धार प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि लॉस एंजल्स क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 3 साल के सामान्य ड्राइविंग समय में कैसेट रिकॉर्डिंग को सुनकर 2 साल के कॉलेज शिक्षा को बराबर ज्ञान अर्जित कर सकता है। यदि आप ड्राइव करते हुए सुनते हैं तो प्रयोग किए जाने योग्य कुछ समय लगभग शून्य होगा। ग्रुप के रूप में जितना मैं जानता हूँ, वे लोग जो नियमित रूप से सही तरह की कैसेट रिकॉर्डिंग सुनते हैं, सर्वाधिक प्रसन्न, सर्वाधिक तालमेल बिठाने वाले व सर्वाधिक सफुर्त ग्रुप होते हैं। अब इसके साथ एक स्वस्थ पढ़ने का कार्यक्रम जोड़ दें तो आप वास्तव में व्यापक में उतर जाते हैं। नियम कहता है, जब आप चल रहे हो सुनिए, जब आप बैठे हो पढ़िए। यह अक्सर आपके मस्तिष्क को जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण से संतृप्त कर देता है। यह आपको कुल मिलाकर एक उत्तम शिक्षा एवं मूल्यों व दृष्टिकोणों का एक समूह भी प्रदान करता है, जो आपके जीवन में बहुत मददगार होगा। पढ़ने के लिए योजना बनाने की जरूरत है, इसलिए पढ़ने की आदत हासिल करने के लिए आपको अनुसरात्मक के नए समूह की जरूरत पड़ सकती है। अधिकांश लोग यह स्पष्टीकरण देते हैं कि उनके पास समय नहीं है। यह स्पष्ट है कि समय की उपलब्धता अलग अलग होती है, परंतु यह कहना कि आपके पास अपने दिमाग को भोजन देने के लिए समय नहीं है, मात्र ना करने का एक बहाना है। हमें जो करना पड़ता है वह हम करते हैं, और हम वह करते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर हम उसके लिए समय निकाल ले जो हमें करना चाहिए, तो हम जल्दी ही उन चीज़ों की सूची कम कर लेंगे जो हमें करनी पड़ती हैं। कुछ सुझाव: पुस्तकें ना उधार मांगे, ना उधार दें। जब भी संभव हो उन्हें खरीदें और भविष्य में सदर्भ के लिए आपके द्वारा निशान लगाकर व्यक्तिगत बनाई गई इन पुस्तकों से एक पुस्तकालय बनाएं। पढ़ने के लिए अच्छी सामग्री घर से में अनुकूल स्थानों पर रखें। अपने पलंग के पास, बाथरूम में, टीवी के ऊपर, अपनी मनपसंद कुर्सी के पास, किसी शांत स्थान में जहां आप स्वयं को एकांत दे सकें।